अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को फाइनली ख़त्म करेंगे। आज के इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन 18, 19 और 20 को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए समझने के लिए और अटेम्प्ट करना सीखने के लिए चलिए मेरे साथ अपने वाइट बोर्ड की जानिब। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने है इस चैप्टर का 18th क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं 21.18। Which radiation dose would deposit more energy to the body? 10 milligrade to the hand or 1 milligrade dose to your entire body? तो सवाल डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा है। सवाल ये है कि दो केसेस हैं हमारे पास। एक केस में 10 मिलीग्रे हाथ के ऊपर फॉल कर रही है ये रेडिएशन डोज, और एक केस में 1 मिलीग्रे की रेडिएशन डोज पूरी बॉडी पर डिपॉजिट हो रही है। तो किस केस में बॉडी में ज़्यादा एनर्जी जाएगी? इन विच केस मोर एनर्जी वुड डिपॉजिट टू द बॉडी? तो सवाल बहुत सिंपल है। उसका जवाब समझने के लिए आपको डोज के फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, डोज क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट मास के यूनिट मास में कितनी एनर्जी डिपॉजिट हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एनर्जी किसके इक्वल निकालेंगे? दैट वुड बी इक्वल्स टू डोज इनटू मास। अब हमारे पास दो केसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। एक केस में सिर्फ हाथ पे एनर्जी डिपॉजिट हो रही है और एक केस में एंटायर बॉडी पर, पूरी बॉडी पर एनर्जी डिपॉजिट हो रही है। तो क्या ख्याल है आपका, किस केस में ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगी? आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी डिपॉजिट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द मास। ज़ाहिर है जहाँ मास ग्रेटर होगा वहाँ पे एनर्जी डेपोजिशन भी ज़्यादा होगी। तो क्या ख्याल है किसका मास ग्रेटर है, हाथ का या पूरी बॉडी का? डियर स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी का मास हाथ से कई गुना ज़्यादा है। तो इसी वजह से, इसी रिलेशन की वजह से हम कहेंगे बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द हैंड, द बॉडी विल डिपॉजिट मोर एनर्जी in the second case where 1 milligrade dose is absorbed to the entire body. तो हम यही बात यहाँ पर लिखते हैं कि the mass of the entire body is greater than mass of hand. So the second case would deposit more energy. So the second case would deposit more energy. तो जो सेकंड केस है उसमें ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल तो बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस चैप्टर का 19th क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 21.19। व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर? पहला सवाल, पहला हिस्सा सवाल का तो ये है कि हमें पहले ये तो बताया ना कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है। डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब आपको इस रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक की एप्लीकेशन बतानी है किसमें? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ज़रा पहले थ्योरेटिकली समझ लें, फिर मैं आपके सामने इसे लिखने की भी कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हमने कहा था कि जैसे हमारी बॉडी, प्लांट्स नॉर्मल स्टेबल
एलिमेंट्स को कंज्यूम करते हैं, उसी तरह से एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी जिस तरह से कार्बन 12 को कंज्यूम करती है, जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियस है कार्बन का, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी को कार्बन 12 की बजाय कार्बन 14 दे दिया जाए, तो हमारी बॉडी कार्बन 14 को भी उसी तरह से प्रोसेस करेगी जिस तरह से वो एक स्टेबल कार्बन 12 को प्रोसेस कर रही है। हालांकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ही असल में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं। हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोसेसेस, मुख्तलिफ रिएक्शंस को ट्रेस कर रहे होते हैं। आपको याद होगा, आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाते हुए एक एग्जांपल दी थी। सपोज कर लीजिए कि एक स्टूडेंट को एक भरी भीड़ में से, रश में से एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाना है फॉर एग्जांपल। अब डियर स्टूडेंट्स, बड़ी भीड़ में इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत से लोग जा रहे होंगे। उनमें से कोई एक हमारा स्टूडेंट भी हो सकता है। अब चूंकि सब के सब ए से बी तक जा रहे हैं, उनमें हमारा स्टूडेंट भी जा रहा है, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार इस रश में ए से बी तक हमारा स्टूडेंट भी गया है, लेकिन हम किसी ख़ास लम्हे, किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट उसकी पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते। उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रैकर हमें हर लम्हे उसकी पोजीशन का एक आइडिया देता रहेगा। यही ट्रैकर रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है। हम क्या करते हैं, एक ट्रैकर को अगर उस स्टूडेंट की पॉकेट में डाल दें, तो जहाँ जहाँ से वो स्टूडेंट गुजरेगा, वो डियर स्टूडेंट्स ट्रेस होता रहेगा, ट्रैक होता रहेगा, उसकी मूवमेंट, उसकी स्पीड, उसकी पोजीशन, हम सब कुछ देख सकेंगे। यही काम हम डियर स्टूडेंट्स एक स्टेबल न्यूक्लियस के साथ भी कर सकते हैं कि एक स्टेबल न्यूक्लियस जिसे एक प्लांट या एक एनिमल या एक ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम करना है, हमें पता है कि वो किसी ख़ास मेटाबॉलिज्म, किसी ख़ास रिएक्शन के थ्रू कंज्यूम होगा, लेकिन वो उस बॉडी में से कहाँ कहाँ से होता हुआ जाएगा, किन स्टेप्स में कंज्यूम होगा, अगर ये पता करना चाहते हैं तो उस स्टेबल न्यूक्लियस की बजाय हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस देना पड़ेगा। अब रेडियो एक्टिव उसी मटेरियल का आइसोटॉप अगर दे देंगे, तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस को मेजर करते हुए हम हर जगह पर, हर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कंजम्पशन को मेजर कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी बात को पॉइंट्स की सूरतों में लिखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर द रेडियो एक्टिव ट्रेसेस डियर स्टूडेंट्स? ये सिंपल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ बम्बार्डमेंट्स करके बनाते हैं। सो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स are the radioactive isotopes। ये सिंपल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं? बाय बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स। सो प्रोड्यूस्ड, कैसे बनाए जा रहे हैं? प्रोड्यूस्ड बाय द bombardment of neutrons and other particles। इन्हें न्यूट्रॉन्स या दीगर पार्टिकल्स की स्टेबल न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट करके बनाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये करते क्या हैं? ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल स्टेबल न्यूक्लियाई बिहेव करता है, लेकिन हम इनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी लिखते हैं, साथ साथ समझते हैं। सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बिहेव्स इन जस्ट द सेम वे एज द नॉर्मल आइसोटॉप। यही पॉइंट हम लिखने लगे हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, radioactive isotope behave the same way as stable
आइसोटॉप डस। ये बिल्कुल एक स्टेबल, एक नॉर्मल आइसोटॉप की तरह बिहेव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से इनमें से निकलने वाली रेडिएशंस की मदद से हम कोर्स ऑफ केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस का पता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन यूज दिस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट द कोर्स ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं। सो वी कैन यूज द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, हम इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द कोर्स कि किस तरह से हो रहा है, टू फाइंड द कोर्स ऑफ द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम उससे किसी भी केमिकल या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी स्टेबल न्यूक्लियस को एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट करें तो वो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहाँ कंज्यूम हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस में उसका क्या रोल है। अब इन्हीं रोल्स को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। और चलिए हम पहली एग्जांपल डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल की फील्ड में हम कैसे इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल की फील्ड में चलिए फिर इसका पहला यूज़ देखते हैं कि मेडिकल में ये ट्रेसर्स किस तरह से यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इन्हें मेडिकल में डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131। सो इसमें ट्रीटमेंट भी है, डायग्नोस्टिक भी है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो चलिए दोनों को हल्का हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली बात हम शुरू करेंगे डायग्नोस्टिक्स के लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायग्नोसिस डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड्स की वर्किंग को प्रॉपरली चेक करने के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आयोडीन 131 इज यूज्ड टू ऑब्जर्व, किस लिए जी? यूज टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से, देखिए अगर तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल ग्लैंड्स हैं तो वो एक ख़ास मकदार में ही आयोडीन को कंज्यूम करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे, किसी तौर पर उनमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट्स वो नॉर्मल से ज़्यादा मकदार में आयोडीन 131 को कंज्यूम करेंगे। और उनका नॉर्मल से ज़्यादा मकदार में आयोडीन 131 को कंज्यूम करना हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होगा। तो इससे निकलने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इसने नॉर्मल मकदार में ही आयोडीन 131 को कंज्यूम किया या उससे ज़्यादा। और अगर ज़्यादा मकदार में कंज्यूम किया है तो उसका मतलब है कि पर्सन किसी किस्म की थायराइड की डिजीज़ से गुजर रहा है, किसी न किसी डिजीज़ को सफ़र कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो डायग्नोसिस हो गई। डायग्नोसिस के बाद यही इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है टेक्निक। यही आयोडीन 131 के कुछ ट्रेसेस डियर स्टूडेंट्स अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं। वो रेडिएशंस उस ग्लैंड में मौजूद इफेक्टिव सेल्स या टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका मेडिकल में यूज़। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो चलिए हम छोटी सी एडिंग देते हैं एग्रीकल्चर की। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में हम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम रेडियो एक्टिव
आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि किस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दरकार है और उस फर्टिलाइज़र की राइट अमाउंट उस प्लांट को दी जा सकती है। और ये स्टूडेंट्स, हम प्लांट्स को कार्बन 14 देकर ये पता कर सकते हैं कि असल में वो फोटोसिंथेसिस किस तरह कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस किस रीजन ऑफ द प्लांट में स्टार्ट होती है। जहाँ जहाँ कार्बन 14 गुजरेगा वहाँ वहाँ से कुछ रेडिएशंस एमिट होती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, द प्लांट इज गिवन द कार्बन 14, it will use it in exactly the same way as it always uses the carbon 14। लेकिन चूंकि इसमें से कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी तो उसे हमें इस पाथ का पता चल जाएगा जिस पाथ के ज़रिए से कार्बन इस पूरे के पूरे प्लांट में यूज़ होता है। दिस टेक्निक विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट फोटोसिंथेसिस। इसी पॉइंट को चलिए लिखते हैं फिर। यूजिंग carbon 14 will help us to understand the process of, कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर में, लेकिन अब आखिरी बात रह चुकी है, हमें बात करनी है इंडस्ट्री की भी, कि इंडस्ट्री में हम इन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मशहूर वाक़या है इंडस्ट्री के हवाले से इन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस के यूज़ेस का। चलिए ज़रा एक हेडिंग देते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत मशहूर वाक़या है जिसका मैं तज़किरा आपके साथ करने लगा था, हमारी बुक में भी मौजूद है और हमने इस चैप्टर के इस टॉपिक को पढ़ते हुए भी उसका तज़किरा किया था। हमने कहा था कि शालामार गार्डन में मौजूद जो अंडरग्राउंड पाइपिंग है फाउंटेन्स की, उनकी लीकेज भी हमने रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को ही इस्तेमाल करते हुए चेक की थी। डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे की थी, चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ी सी स्कीमेटिक डायग्राम को समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये ज़मीन की सरफेस है और अंडर द सरफेस हमारे पास कुछ पाइप्स गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पाइप है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ और ये पाइप चूंकि किसी जगह से क्रैक है, लीक है, तो हम इसमें एक लीक डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लीक है, इसका क्रैक है। अगर हम इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एंटर कर दें, यानी अल्फ़ा या बीटा का कोई एक सोर्स दाखिल कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वो सोर्स इस पाइप के अंदर जाएगा वो रेडिएशन एमिट करना शुरू करेगा। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ऊपर रखें डिटेक्टर और आने वाली रेडिएशंस को डिटेक्ट करें, तो जहाँ पर सुराख नहीं, जहाँ पर कोई लीकेज नहीं, वहाँ पर बहुत वीक रेडिएशन सरफेस तक पहुँच रही होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सोर्स और डिटेक्टर को मूव करते करते इस लीकेज के पॉइंट तक लाएंगे, अब आपका डिटेक्टर बहुत स्क्वायर काउंट, बहुत ज़्यादा काउंट्स डिटेक्ट करने शुरू कर देगा। ये बहुत ज़्यादा काउंट्स, ये अचानक काउंट्स में जो इंक्रीज़ है, इस बात का सबूत होगा कि अंडरग्राउंड मौजूद ये पाइप यहाँ से लीक है, जिससे डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेडिएशन जब एमिट होकर आ रही हूँ, डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर रहा है। सो इनसे आप लीकेजेस को भी डिटेक्ट करते हैं और यही प्रोसेस हमने शालामार गार्डन के फाउंटेन्स की लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए किया था। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडस्ट्री में, सो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस आर यूज्ड, किस लिए यूज किए जाते हैं, टू फाइंड cracks and cavities। ये क्रैक्स और कैविटीज की डिटेक्शन के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस सवाल का भी जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप तक इसका जवाब पहुँच चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करने लगे इस चैप्टर के आखिरी सवाल की जानिब, तो चलिए चलते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे चैप्टर का 20th और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने 20.21। हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम रेडियो एक्टिविटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? की रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको कैंसर के बारे में भी पता होना चाहिए और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, कैंसर क्या है? कैंसर इज जस्ट द इरेगुलर डिवीजन ऑफ द सेल। अगर एक सेल रेगुलरली डिवाइड होता रहे तो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में एक अच्छा मोवन साबित होता है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स यही सेल इरेगुलरली डिवाइड होना शुरू हो जाएं, इनके डिवीजन प्रोसेस में एक डिस्टरबेंस आ जाए, एक पैटर्न ना रहे, तो ये एक ट्यूमर, एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो डैमेज्ड सेल हैं जो एक इरेगुलर तरीके के साथ डिवाइड हो रहे हैं, एक कैंसर बन चुके हैं। अब हमें इन्हें ख़त्म करना है, इन्हें बॉडी से रिमूव करना है, अदरवाइज़ ये फैलते चले जाएंगे। ये ठीक काम करने वाले सेल्स को भी अपने साथ मिलाकर उन्हें भी डिस्टर्ब कर देंगे और एंड उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया जाए फिर इन कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए? हम मदद लेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी में एमिट होने वाली रेडिएशंस चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती हैं, दे कैन kill the cells, they can completely wipe out the cells। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इन्हीं रेडिएशंस की मदद से सिर्फ कैंसर वाले सेल्स को मारेंगे। सिर्फ कैंसर वाले सेल्स को मारने से बाकी बॉडी के सेल्स किसी हद तक सही से वर्किंग करते रहेंगे और जो कैंसीरियस सेल्स हैं, जो ट्यूमर वाला रीजन है डियर स्टूडेंट्स, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यही बात को अपने आंसर में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम आंसर में कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम आंसर में से लिखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए रेडियो एक्टिविटी इस तरह से यूज़ की जाती है कि ख़ास एनर्जी के रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल गैमा रेडिएशंस यूज़ करके कैंसर के सेल्स को ख़त्म किया जाता है। सो हाई एनर्जी gamma rays are used to eliminate या to kill the cancer cells। वो हाई एनर्जी गैमा रेज कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम इसे अपने चैप्टर के अंदर भी ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टॉपिक बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपने यहाँ तक तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी सीख लिया और इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा था वो भी समझ लिए और आपने अपना कॉन्सेप्ट, अपना मौक़िफ़ एग्जामिनर के सामने बयान कैसे करना है वो भी सीख लिया। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।